अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का फास्ट ट्रैक रिवीजन। इसमें हम लोग पहले सारी चीजों को रिवाइज करते हैं जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि गवर्नेंस का डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ बातों को अंडरस्टैंड करना, कुछ बातों का असेसमेंट करना और कुछ बातों को आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना। किस किस बातों को अंडरस्टैंड करना, जीआरसी एस्पेक्ट को, आईटी वातावरण में कैसे ऑडिट करते हैं उसको, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को असेसमेंट करना, टेक्नोलॉजी हम जो लगाने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट, और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हमारा गोइंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं, इस बात का असेसमेंट करना, एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो स्ट्रैटेजी हमारी है उसका असेसमेंट करना, और आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना था हम लोगों को इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क, सिक्योरिटी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अप्रोच से। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा था, यानी कि डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव में 3 बातों को अंडरस्टैंड करना, जीआरसी को ऑडिट कैसे करेंगे आईटी वातावरण में और बेस्ट प्रैक्टिस हमारा कैसा होना चाहिए बदलते वातावरण के साथ, आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना था हम लोगों को इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क, कंट्रोल, एश्योरेंस और मैनेजमेंट एस्पेक्ट का। उसके बाद हम लोग ने असेसमेंट करना था एक्विजिशन डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान गोइंग कंसर्न के हिसाब से है कि नहीं है, और तीसरी बात हम लोगों को असेसमेंट करनी थी कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग लगाने वाले हैं उसका इंपैक्ट कैसा होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को हम लोगों को असेसमेंट करना था। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता था 1.2 की कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि की स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करनी है और वैल्यू डिलीवर के लिए मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है, और यहाँ पर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी शेयर करनी पड़ती है। जहाँ पर हम किसी और को अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, स्टेक होल्डर लोग मैनेजमेंट वाले को, मैनेजमेंट वाले अपने जूनियर्स लोगों को, तो वहाँ पर कंसेप्ट आता है गवर्नेंस का। इसके बाद यहाँ पर 3 कंसेप्ट बताया गया है, गवर्नेंस, इंटरप्राइज गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस जो होता है, इंटरप्राइज गवर्नेंस जो होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और दूसरा बिजनेस गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम लोग कन्फॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं और बिजनेस गवर्नेंस को हम लोग परफॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने गवर्नेंस का मतलब देखा था कि गवर्नेंस जो होता है ग्रीक वर्ड गवर से बना हुआ होता है, जिसका मतलब होता है टू स्टीयर। यहाँ पर गवर्नेंस मतलब कि ये एक मींस एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर लोगों को, ताकि वो इवैल्यूएट कर सके बहुत सारे ऑप्शन को, उसी हिसाब से डायरेक्शन सेट करे, और जो भी डायरेक्शन दिया है मैनेजमेंट वालों को या फिर अदर को, तो उसका वो ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को मॉनिटर कर सके। यानी कि गवर्नेंस मतलब एक मींस एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड करना स्टेक होल्डर लोगों को, ताकि वो EDM कर सके। उसके बाद हमारा टर्म आता है एंटरप्राइज गवर्नेंस। एंटरप्राइज गवर्नेंस आखिर क्या होता है, फिर से हम लोग रिवाइज। एंटरप्राइज गवर्नेंस सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिस है, मतलब एक फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन मिलता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और रिस्क को मैनेज करने के लिए। ये एक फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हमारा टर्म आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि कन्फॉर्मेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर और प्रोसेस होता है, मतलब ऐसा सिस्टम होता है जिसकी मदद से स्टेक होल्डर लोगों को ठीक से वैल्यू डिलीवर करी जा सकती है आईटी का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर एक विशेष चीज होती है कि इंटरनल कंट्रोल पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफी स्ट्रेस दिया रहता है। जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है वहां पर हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सस्टेनेबल होता है। सार्बन ऑक्सिलरी एक्ट यानी कि सॉक्स और क्लॉज 49 में जो है कन्फॉर्मेंस पर्सपेक्टिव पर काफी स्ट्रेस दिया गया है, इतना हम लोगों ने देखा था। उसके बाद बिजनेस गवर्नेंस और परफॉर्मेंस गवर्नेंस। तो बिजनेस गवर्नेंस मतलब सही डायरेक्शन से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो, इस बात को इवैल्यूएट करने के लिए जो गवर्नेंस होता है उसको बिजनेस गवर्नेंस बोलते हैं। यानी कि हम लोगों का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करने वाला जो मींस एंड मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग बिजनेस गवर्नेंस बोलते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए कई सारे टूल्स एंड टेक्निक प्रोवाइड किया जाता है इस गवर्नेंस में, जैसे कि बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके वैल्यू डिलीवर की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसमें वैल्यू डिलीवर की स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के बाद बनाई जाती है। परफॉर्मेंस ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए कई प्रकार की कमिटी और अथॉरिटी वगैरह सब बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल ऑडिट कमिटी जो सारी बातों को रिव्यू करता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हमने देखा था टॉपिक नंबर 1.3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस के बारे में। आईटी का यूज ज्यादा करोगे तो उसके कारण रिस्क होगा, और रिस्क होगा तो रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर लगाना चाहिए। इन सब बातों के लिए गवर्नेंस का फैक्टर होना काफी जरूरी है। यानी कि गवर्नेंस जो होता है वो रिस्क को रिड्यूस करता है और इंटरनल कंट्रोल काफी अच्छे से करता है और लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लाई भी करता है। अगर आप आईटी को लगाते हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से लेके कंपनीज एक्ट 2013 से लेके सार्बन ऑक्सिलरी एक्ट क्लॉज नंबर 49 ऑफ द सेबी, ये
रेगुलेशन सारे के सारे क्या बोलते हैं कि ये लॉ एंड रेगुलेशन में दिया गया है कि आपको बहुत सारी वेरियस लॉ एंड रेगुलेशन बोलते हैं कि आपको गवर्नेंस लगाना जो है मैंडेटरी है आईटी के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद हम लोगों ने बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस देखा था। बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस में हम लोगों ने देखा था पहला पॉइंट मिशन एंड स्ट्रैटेजी। यहां पर ऋतिक रोशन के लक्ष्य मूवी का एग्जांपल हमने लिया था। मिशन एंड स्ट्रैटेजी में इंश्योर करता है कि एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव और मिशन जो होता है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट डिसीजन हो रहा है और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क की स्ट्रैटेजी बहुत सही है। उसके हम लोगों ने देखा था इनकरेज आईटी जो हम लोग यूज करते हैं खुद से या फिर बाहर वाले से आईटी यूज करवाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब बाहर वालों का आईटी सर्विस लेते हैं। दोनों केस में आईटी हमारा डिजायरेबल बिहेवियर के हिसाब से काम करे, इस बात को इनकरेज करता है। और तीसरा इंप्लीमेंट, यानी कि डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस को इंप्लीमेंट और इंटीग्रेट करता है। यहां पर हमारा आईटी के स्ट्रैटेजी के साथ बिजनेस स्ट्रैटेजी को पाने के लिए यहां पर हम लोगों का बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए इंप्लीमेंट और इंटीग्रेट करता है। उसके स्टेबिलिटी एंड ओवरकमिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो कुछ भी आपकी खामियां रह जाती है, ठीक है, उसको हम लोगों को लिमिटेशन को पूरा करता है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारा रिलेशनशिप को इंप्रूव करता है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिलेशनशिप को इंक्रीज करता है। ये खासियत होती है गवर्नेंस की। इफेक्टिव डिसीजन, यहां पर हम लोग गवर्नेंस के कारण आईटी प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में काफी इफेक्टिव और स्ट्रेटेजिकली अलाइन डिसीजन ले पाते हैं। ये सारी चीजें डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। इस तरह से लक्ष्य मूवी का एग्जांपल देख के हम लोगों ने याद किया था। उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था टॉपिक नंबर 1.4 कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड आईटी गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहता है कि बिजनेस में आईटी से ज्यादा वैल्यू डिलीवर हो पाए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या चाहता है कि बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू डिलीवर हो पाए आईटी से। ये आईटी गवर्नेंस जो होता है वो एंटरप्राइज गवर्नेंस का सबसेट होता है। यहां तक कि ये आईटी गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसेट होता है। सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और खासकर की चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसकी जिम्मेदारी होती है कि आईटी गवर्नेंस को ठीक से डेवलप करे और ठीक से लगाए और आईटी गवर्नेंस का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस चीज पर विशेष ध्यान रखे। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर इंटरप्राइज गवर्नेंस में आईटी पर ज्यादा फोकस किया जाता है तो उसको हम लोग आईटी गवर्नेंस बोलते हैं। ये सबसेट होता है, यानी कि आईटी गवर्नेंस सबसेट होता है इंटरप्राइज गवर्नेंस का। उसके बाद हम लोगों ने अगला टॉपिक देखा था आईटी गवर्नेंस किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 1.5 हमने स्टार्ट करी थी स्टडी मटेरियल के हिसाब से, आईटी गवर्नेंस एंड गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी। तो यहाँ पर पहला टॉपिक था आईटी गवर्नेंस। आईटी गवर्नेंस में हम लोगों ने देखा था कि आईटी गवर्नेंस आईटी से रिलेटेड इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस, जो भी आईटी से रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस है हमारे उसकी इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस को इवैल्यूएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आईटी गवर्नेंस में हम लोगों को 3 बातें पढ़नी थी। पहले पढ़ना था कि की प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस को डिटरमाइन करने के लिए ये की प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि की प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। यहाँ पर पहले देखा था कि कौन कंट्रोल डायरेक्शन लेगा डिसीजंस के लिए, मतलब कौन डायरेक्शन किसका कंट्रोल और कौन एग्जीक्यूट करेगा डिसीजन को, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद कैसे डिसीजन लिया जाएगा, जो डिसीजन मेकिंग में एक्सेप्शंस आएंगे उसको कैसे हैंडल करना है, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग के दौरान जो कुछ भी हम लोगों को ने रिजल्ट मॉनिटर किया उसको इंप्रूव कैसे करना है, मॉनिटर एंड इंप्रूव द रिजल्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसा इंफॉर्मेशन लगेगा डिसीजन मेकिंग के लिए और क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखी थी, डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको याद करने में, लेकिन की प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस में आपको रोबोट वाला एग्जांपल याद रखना है कि रोबोट के साथ आप कराटे प्रैक्टिस कैसे करते हो, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस के बारे में। यहाँ पर आपको आरती याद आना चाहिए, बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस। तो आरती करने से यहाँ पर आपके जो डेली सेटिस्फैक्शन है वो इंप्रूव करते हैं। तो डेली का मतलब हम लोगों ने देखा था इंक्रीज वैल्यू डिलीवर्ड आईटी यूज से, इंक्रीज वैल्यू डिलीवर आईटी यूज से। फिर हम लोगों ने देखा था यूजर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है आईटी सर्विसेज से। उसके बाद ARTI हम लोगों ने देखा था, बिजनेस नीड को सपोर्ट करने के लिए एजिलिटी इंप्रूव किया जाता है, आईटी से रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट करता है और ओवरऑल मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है। ट्रांसपेरेंसी होती है हम लोगों को यहाँ पर आईटी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद हम लोगों को इंटीग्रेट करता है बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशंस को, और जितने भी हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है उसको भी आईटी गवर्नेंस जो है वो इंटीग्रेट करता है। बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस देता है हमारा आईटी गवर्नेंस। उसके बाद यहाँ पर आईटी गवर्नेंस जो होता है वो कोई भी बदलाव को बिजनेस प्रोसेस में सपोर्ट करता है, ना कि उसमें बाधा डालने वाला होता है। आईटी गवर्नेंस से हमारे आईटी रिसोर्सेज का और सर्विसेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने बेनिफिट में कवर की थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि फॉर एवरी डिफाइंड बेनिफिट
इट इज क्रिटिकल टू इंश्योर दैट, कुछ बातों को इंश्योर करना क्रिटिकल होता है हर बेनिफिट के लिए कि कौन होगा, यानी कि ओनरशिप किसका होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, हर एक बेनिफिट के लिए ओनरशिप डिफाइंड और एग्रीड होना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा ये डिफाइन होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने देखा था आईटी का हर एक बेनिफिट जो होता है वो बिजनेस स्ट्रैटेजी से लिंक्ड होना चाहिए। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि किस वक्त पर आईटी का बेनिफिट हम लोगों को रियलाइज होगा, इस बात को इंश्योर करना है और डॉक्यूमेंट करना है। आईटी को बेनिफिट को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या एजम्पशन लिए हैं, किस किस बात पर निर्भर करता है, किस किस बात पर हमारा आईटी का बेनिफिट डिपेंडेंट है, और आईटी का यूज करने में क्या क्या रिस्क है, इन सबको भी प्रॉपर्ली अंडरस्टूड होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बेनिफिट को मेजर करने के लिए हमारे पास आईटी से जो क्या क्या बेनिफिट हुए हैं उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक्यूरेट डाटा अवेलेबल या तो होना चाहिए या फिर ऑब्टेन करना आसान होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर एवरी डिफाइंड बेनिफिट इट इज क्रिटिकल टू इंश्योर देखा था। फिर हम लोगों ने गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी देखा था, जीईआईटी। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था कि आईटी गवर्नेंस और जीईआईटी इंटरचेंजेबल है, लेकिन जीईआईटी जो होता है वो ब्रॉडर कंसेप्ट को और मैक्रो लेवल पे कंसीडर करता है। यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जीईआईटी भी सबसेट होता है, आईटी गवर्नेंस की तरह जीईआईटी भी सबसेट होता है क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबल होता है। यहां पर जीआईटी में आईएस कंट्रोल फ्रेमवर्क को विद इन इंटरप्राइज जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। इंटरप्राइज लेवल पर आईएस कंट्रोल को विशेष रूप से इंप्लीमेंट किया जाता है। यहां पर जो होता है जीआईटी आईटी गवर्नेंस की भी फैसिलिटी देता है क्योंकि ये ब्रॉडर होता है, तो अपने आप में ये आईटी गवर्नेंस को भी संभाल लेता है। यहां पर जीआईटी जो होता है सबकी रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी को आरएसीआई चार्ट के थ्रू यहां पर डिफाइन करता है। जीआईटी की खासियत ये होती है कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी को और रोल को और अथॉरिटी को वो जो डिफाइन करता है। उसके हम लोगों ने बेनिफिट ऑफ जीआईटी के बारे में चर्चा करी थी कि बेनिफिट ऑफ जीआईटी क्या होता है। कंसिस्टेंट अप्रोच से आईटी को और बिजनेस स्ट्रेटजी को लगातार अलाइन करके रखता है, मतलब भटकने नहीं देता है रास्ता से, लगातार आईटी स्ट्रेटजी और बिजनेस स्ट्रेटजी को अलाइन करके रहता है। उसके बाद बोलता है कि जो भी डिसीजन होता है आईटी से रिलेटेड उसको इंश्योर रखता है कि वो बिजनेस के हित में हो, यानी कि बिजनेस के इंटरेस्ट में हो और बेनिफिट में हो। उसके बाद यहाँ पर इंश्योर करता है कि आईटी से रिलेटेड प्रोसेस इफेक्टिव हो और ट्रांसपेरेंट हो सारे प्रोसेसेस, और ये भी इंश्योर करता है कि लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस ठीक से किया जा रहा है। और यहाँ पर इंश्योर करता है कि गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट के लिए बोर्ड मेंबर की क्या आवश्यकता होती है, ये हम लोगों ने बेनिफिट में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस एंड एंटरप्राइज आईटी, इसमें हम लोगों ने देखा था इवैल्यूएट गवर्नेंस सिस्टम। जीआईटी का में हम लोगों ने गवर्नेंस सिस्टम को इवैल्यूएट करना है, डायरेक्ट करना है और मॉनिटर करना है। जीआईटी के लिए हम लोगों को गवर्नेंस सिस्टम को इवैल्यूएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करना है। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे इस वीडियो में। यहां से अब तक हम लोगों ने रिवाइज किया जो पिछले वीडियो में क्या क्या कवर करा था। अब हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं आपके टॉपिक नंबर 1.6 से। आपका टॉपिक नंबर 1.6 का नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल। यहां पर हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो यहां पर कई सारे फ्रॉड हुए लास्ट कई दशक में, आपने देखा होगा, आपने अगर पीयर रिव्यू पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, साबिन ऑक्सिलरी एक्ट जो आपके ऑडिट के सिलेबस में एप्लीकेबल है, तो वर्ल्डकॉम, टाइकॉन और कई सारे यूएस में जो होते हैं वो फ्रॉड हुए थे। ठीक है, जिससे आप मतलब अकाउंटेंट लोगों पर जो है पब्लिक का ट्रस्ट घटा था। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया था, पब्लिक कमिटी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड जिसका नाम था, और उसी बोर्ड की मदद से क्या हुआ था कि सॉक्स का निर्माण किया गया था, साबिन ऑक्सिलरी एक्ट का निर्माण किया गया था, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और टॉप मैनेजमेंट को जो है वो क्रिमिनली एंड पेनाल्टी जो है वो कई सारे डाले गए थे, और ऑडिटर लोगों को यहाँ पर काफी जो होते हैं एक्टिव बनाया गया था, ऑडिटिंग को खासकर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें जो हैं पीयर रिव्यू में आपने पढ़ी होगी, जो आपको याद रखना है। यहां पर क्या होता है कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रैक्टिस जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए अपनाया जाता है। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पार्ट होता है। रिस्क मैनेजमेंट में भी कई प्रकार के रिस्क मैनेजमेंट होते हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट एंटरप्राइज लेवल पे किया जाता है उसको एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे थोड़ी देर में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसको कन्फॉर्मेंस भी बोलते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेस्ट प्रैक्टिस देखते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेस्ट प्रैक्टिस हमारा क्या होता है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं
बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है आपका? ये लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस आप डांस करते हुए करो। हायरार्की बनाकर मैड लोगों को, मानो कि ये लोग पागल है सारे के सारे, हायरार्की बनाकर मैड लोगों को और स्ट्रांग लोगों को, ठीक है, मैड लोगों को और स्ट्रांग लोगों को स्पेशल इंसेंटिव देना होगा। ठीक है, मैड लोगों को और स्ट्रांग लोगों को स्पेशल इंसेंटिव देना होगा, तभी जाके आपके दिमाग में बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, यानी कि तभी जाके आपको याद होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है हायरार्की, दूसरा पॉइंट होता है हमारा मैड, तीसरा स्ट्रांग, चौथा स्पेशल मॉनिटर, फिर इंसेंटिव और फिर इंफॉर्मेशन फ्लो। हायरार्की में हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा हायरार्की क्या बोलता है, क्या पहला बेस्ट प्रैक्टिस है कि सबकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करनी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, और इंडिविजुअल से लेकर बोर्ड तक की जो अप्रूवल की हायरार्की होती है वो बनाई जानी चाहिए। यानी कि आरएससीआई चार्ट के थ्रू आपको जो है सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना है, ये बोलता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेस्ट प्रैक्टिस है। और साथ में अप्रूवल की हायरार्की होनी चाहिए। MAD, M से बोलो तो मैनेजमेंट, A से ऑडिटर और D से डायरेक्टर। MAD मैड, मैनेजर, ऑडिटर और डायरेक्टर, ये तीनों मिला के मैड होते हैं। तो यहाँ पर मैनेजर, ऑडिटर और डायरेक्टर को यहाँ पर बोलता है कि इंटरेक्शन और कॉपरेशन का प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि इन लोगों का इंटरेक्शन आपस में हो जाए और यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाए, यानी कि कॉपरेशन का प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके बाद आता है स्ट्रांग। स्ट्रांग हमें क्या बोलता है, ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये सब प्रॉपरली और स्ट्रांग होना चाहिए। आपका ऑडिटिंग, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर और यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल मॉनिटर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले एरिया में आपको स्पेशल मॉनिटर करना है, ठीक है, जहां पर आपका रिस्क एक्सपोज कर सकता है। रिस्क एक्सपोजर हो जाएगा तो आपको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एरिया में आपका यहां पर स्पेशल मॉनिटर करना है। उसके बाद इंसेंटिव, एम्प्लॉय और मैनेजर को कई तरह के इंसेंटिव देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा काम करने के लिए, अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करने के लिए इंसेंटिव की व्यवस्था होनी चाहिए, एक बेस्ट प्रैक्टिस है। उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छा होना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा हायरार्की, सबकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और इंडिविजुअल से लेकर बोर्ड तक सबके अप्रूवल की हायरार्की बनाई होनी चाहिए। मैनेजमेंट, ऑडिटर और डायरेक्टर को इंटरेक्शन और कॉपरेशन का प्रॉपर मैकेनिज्म देना चाहिए। स्ट्रांग ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल आपका स्ट्रांग होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। स्पेशल मॉनिटर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले जो एरिया होते हैं जहां पर रिस्क एक्सपोजर हो सकता है उस पर स्पेशल मॉनिटर करना है। उसके बाद इंसेंटिव, एम्प्लॉय को और मैनेजर को कई तरह के इंसेंटिव देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो लोग अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सके। उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्लो, ना केवल इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी आपका इंफॉर्मेशन फ्लो काफी अच्छा होना चाहिए। ये सारे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोगों ने देखा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक नंबर 1.6.1 की, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? तो यहाँ पर ये एक रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी होती है। याद रहे, रिस्क को कभी भी रिड्यूस किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है, लेकिन रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। आप कितना भी जो है टेक्निक्स लगाओ, उसके बाद भी मतलब रिस्क को जो है आप कंप्लीट एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रॉपर कंट्रोल लगाना और रिस्क रिडक्शन जो होता है उसकी स्ट्रैटेजी बनाना। ये सारी चीजें जो होती हैं प्रॉपर कंट्रोल लगाई जाती है और प्रॉपर रिस्क रिडक्शन की स्ट्रैटेजी जो होती है वो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में होती है। उसके बाद यहाँ पर सॉक्स क्लॉज नंबर 49 ऑफ द सेबी रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट 2013 और कई सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड ने इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को मैंडेटरी करके रखा हुआ है। सॉक्स क्लॉज नंबर 49 ऑफ द यहाँ पर सेबी रेगुलेशंस। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 के साथ साथ कई सारे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने रिस्क मैनेजमेंट को मैंडेटरी किया है। जब इंटरप्राइज लेवल पर रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है तो उसको इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, रिस्क मैनेजमेंट एट इंटरप्राइज लेवल, ठीक है, तो उसको इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। कोसो यानी कि कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोसो, ठीक है, कोसो यानी कि कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस दिया है सॉक्स में इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के लिए। आपको याद दिला दूं कि साबेन ऑक्सिलरी एक्ट ऑडिटिंग के पेपर में आपने कोसो पढ़ा होगा और कोसो में देखा होगा कि इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट पर काफी स्ट्रेस दिया गया है। ये कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जिसने गाइडेंस दिया है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर और इंटरनल कंट्रोल को लेकर। बस ये इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में एक बात और है, द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव समरी, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा स्टडी मटेरियल में।
यहां पर बोलता है कि एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए कोसो गाइडलाइंस में दिया गया है। एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए यानी कि टॉप मैनेजमेंट लोगों के लिए कोसो गाइडलाइंस में बताया गया है। बतौर गाइडलाइंस कोसो ने समरी बनाया है रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। कौन रिस्क मैनेजमेंट यहां पर करेगा? यहां पर टॉप मैनेजमेंट वाले लोग रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। इसमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी पर भी फोकस किया गया है। न केवल रिस्क मैनेजमेंट करेंगे बल्कि क्या क्या आईटी से हमारी वैल्यू क्रिएट हो सकती है, बिजनेस वैल्यू, उस पर भी काफी फोकस किया गया है, उसकी अपॉर्चुनिटीज पर। उसके बाद डिजाइन फॉर टॉप मैनेजमेंट, तो ये तो हम लोगों ने देखा कि ये स्पेशली डिजाइन होता है टॉप मैनेजमेंट के लिए, ताकि टॉप मैनेजमेंट जो है अच्छे तरह से डिजाइन जो इंप्लीमेंट कर पाए आपके रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, इंटरनल कंट्रोल। यहां पर हम लोगों का इंटरनल कंट्रोल में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं द यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है हमारा, उसने एसईसी फाइनल रूल दिया है। ठीक है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को एसईसी आप बोल सकते हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। ठीक है, एसईसी फाइनल रूल जो कि इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया जाता है। एसईसी फाइनल रूल में इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर को डिफाइन किया गया है। एसईसी फाइनल रूल में इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर को डिफाइन किया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो पूरी तरह से रिलायबल है और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से प्रिपेयर्ड है, इस बात पर रीजनेबल एश्योरेंस देता है। ठीक है कि आपका रिलायबल है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल है और गैप के हिसाब से है, इस बात पर जो है रीजनेबल एश्योरेंस देने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव, प्रिंसिपल फाइनेंशियल ऑफिसर और अदर सिमिलर ऑफिसर की होती है। यही एसईसी फाइनल रूल है कि भाई यहां पर आपकी जिम्मेदारी किसकी किसकी होती है, अच्छे तरीके से रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है और गैप के अनुसार बना हो। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव, प्रिंसिपल फाइनेंशियल ऑफिसर और अदर सिमिलर ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। यहां पर एसईसी फाइनल रूल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए दो चीजें बताई गई है, पहला पॉलिसी एंड प्रोसीजर और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंटरनल कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी बात को हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। यहां पर हम लोगों को बताया गया है कि एसईसी फाइनल रूल प्रोवाइड्स रीजनेबल assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statement for external purpose in accordance with the generally accepted accounting principle and includes those policy and procedure। कौन कौन से policy and procedures? ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, मान लो कि आपके एग्जाम में ये एसईसी फाइनल रूल में यहां पर पॉलिसी एंड प्रोसीजर पूछा गया, ठीक है, और आपको पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है एग्जाम हॉल में याद नहीं आया, लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचे आपको सडनली याद आ गया, और जैसे याद आ गया तो आपने बड़े भैया से या फिर पापा से या किसी से कहा घर में कि अचानक से मुझे याद आ गया घर आने के बाद, तो वो आपको क्या बोलेंगे, अब तू बैठकर रो। ठीक है, तो रो बैठकर तू, तो आर से हम लोगों ने यहां पर लिखना है आर, और यहां पर टी और यहां पर यू, आर टी यू, तो रो टी यू से तू। ठीक है, तो रिकॉर्ड एक्यूरेट एंड फेयर होना चाहिए। पहला पॉइंट आर से हमारा हो गया, रिकॉर्ड मस्ट बी एक्यूरेट एंड फेयर। ठीक है, पहला हमारा ये बोलता है। दूसरा क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन हमेशा गैप के हिसाब से बना होना चाहिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो होता है टी से क्या हो गया, ट्रांजैक्शन गैप के हिसाब से होना चाहिए, और यू से क्या हो गया, अनऑथराइज काम से, अनऑथराइज एक्सेस से या अनऑथराइज वर्क से हमको प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन करना है, पीडीसी करना है, प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन नहीं, यहाँ पर केवल प्रिवेंट और डिटेक्ट करना है। ठीक है, अनऑथराइज एक्विजिशन, यूज और डिस्पोजिशन से। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत एसोसिएट कर सकते हो चीजों को। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, एक्यूरेटली एंड फेयरली रिफ्लेक्ट किया जाना चाहिए ट्रांजैक्शन और एसेट्स डिस्पोजल। जो भी एसेट्स का डिस्पोजल आप करते हो उसका जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्यूरेटली एंड फेयरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन होता है आपके रिकॉर्ड्स में और जो भी एसेट्स डिस्पोजिशन होते हैं वो सारे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्यूरेटली एंड फेयरली रिफ्लेक्ट होने चाहिए। दूसरा बोलता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा परमिटेड जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के हिसाब से, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, गैप के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। और रिसीट एंड पेमेंट जो होता है, कभी भी कैश का रिसीट एंड पेमेंट जो होता है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, ऑथराइज्ड वे से जो है रिसीट एंड पेमेंट होना चाहिए हमेशा। उसके बाद तीसरा हमारा क्या आता है, अनऑथराइज काम से प्रिवेंट और डिटेक्ट का एश्योरेंस देता है। ये हमारा पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए कि एक्विजिशन, यूज मतलब एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स, ठीक है, यूज ऑफ द फंड और डिस्पोजिशन ऑफ द एसेट्स,
इन सब को अनऑथराइज वे में ना किया जा सके, इसलिए इसका प्रॉपर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन इस पे लगाया होना चाहिए। यही एसईसी का फाइनल रूल है। तो सबसे पहले हमारे बताया गया कि एक्यूरेटली एंड फेयरली रिफ्लेक्ट करना चाहिए रिकॉर्ड्स को और एसेट्स डिस्पोजिशन को। तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड्स और एसेट्स डिस्पोजल। दूसरा हम लोगों का ट्रांजेक्शन जो होता है वो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बने होने चाहिए। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बने होने चाहिए। रिसीट एंड पेमेंट जो है हमेशा ऑथराइज होना चाहिए और अनऑथराइज से प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करता है। अनऑथराइज एक्विजिशन, यूज और डिस्पोजिशन से हमेशा हम लोगों को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट होना चाहिए। तो ये पॉलिसी है एसईसी फाइनल रूल का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंडर द फाइनल रूल, यानी कि एसईसी फाइनल रूल में A company's annual report must include an internal control report of the management। यहां पर जो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट होता है उसमें इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एसईसी फाइनल रूल क्या बोलता है कि आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट, यानी कि मैनेजमेंट लोगों को बोलो कि भैया आप इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट दो अपना, वो जरूर से इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा एसईसी फाइनल रूल बोलता है। अब यहाँ पर ये क्या बात होती है कि यहाँ पर क्या क्या इस रिपोर्ट्स के कंटेंट्स होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आपने ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी वहां पर हम लोग देते हैं। यहाँ पर भी मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी को बोलेगी कि भैया हमारी ये रिस्पांसिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में एसईसी फाइनल रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर पर, यानी इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर हमारी क्या जिम्मेदारी होती है। तो पहला तो हमारा क्या है, कंटेंट। पहला कंटेंट हमारे बोलता है स्टेटमेंट ऐसा देना है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर डेवलप करने की और मेंटेन करने की, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल को डेवलप करने की और मेंटेन करने की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर। मैनेजमेंट लोग एक स्टेटमेंट डालेंगे कि वो कौन कौन से फ्रेमवर्क को इस्तेमाल किया है उन्होंने, ठीक है। स्टेटमेंट की इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर को इफेक्टिवली इवेलुएट के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क यूज किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा। तीसरा बोलता है रिपोर्ट बेस्ड ऑन मोस्ट रिसेंट फिस्कल ईयर। तो यहां पर जो बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल पर जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट रिपोर्ट दिया है वो मोस्ट रिसेंट फिस्कल ईयर पर बेस्ड होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर पर, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर जो असेसमेंट रिपोर्ट दिया है मैनेजमेंट वालों ने वो मोस्ट रिसेंट फिस्कल ईयर के एंड के बेसिस पर तैयार हुआ होना चाहिए। उसके बाद फिर बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर आईसी ओवर एफआर पर, जो कि फाइनल रूल बोलता है आईसी ओवर एफआर के बारे में, इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर पर मैनेजमेंट को अब तक क्या क्या वीकनेस दिखाई पड़ा है और उसका डिस्क्लोजर करना है, ठीक है। क्या क्या इंटरनल कंट्रोल ओवर एफआर पर आपको वीकनेस दिखाई दिया है खुद आपको असेसमेंट करके यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। अगर एक भी वीकनेस आपका निकला, एक भी वीकनेस यहाँ पर आपने डिस्क्लोज किया या एक भी डिस्क्लोजर निकला, ठीक है, तो मैनेजमेंट रिपोर्ट को इफेक्टिवली जो है कंक्लूड नहीं माना जा सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट रिपोर्ट को इफेक्टिवली कंक्लूड नहीं किया जा सकता है, यानी कि उस पर और भी अभी असेसमेंट करना बाकी है और प्लान बनाने हमें क्या क्या एक्शन लेना है। उसके बाद अब मैनेजमेंट वाले लोग यहाँ पर झूठ भी लिख सकते हैं कुछ भी, इसीलिए ऑडिटर से भी ऑडिट करवाना यानी कि सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट रिपोर्ट दिया है और वीकनेस वगैरह सबको डिस्क्लोज किया है, ये वाला रिपोर्ट दिया है और जो वीकनेस को डिस्क्लोज किया है उस पर ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन देगा और साथ में सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, यानी कि सर्टिफिकेशन देना जरूरी है। तो ये सारे बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट, उसमें ही वो ऐड होंगे, यानी कि एनुअल रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट होगा, उसमें ऑडिट का सर्टिफिकेट भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एसईसी फाइनल रूल के बारे में जाना। अब हम लोग अगला बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल के टॉपिक के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, आखिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साबेन ऑक्सिलरी एक्ट ने क्या बोला, सॉक्स ने, आपने ऑडिट में पढ़ा होगा सॉक्स ने बोला कि सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है वो पर्सनली और क्रिमिनली लायबल होता है इंटरनल कंट्रोल लगाने के लिए, ठीक है। अगर ठीक से नहीं लगा है तो आप क्रिमिनली लायबल हो गए। यानी कि साबेन ऑक्सिलरी एक्ट ने मैनेजमेंट वाले को इतना टाइट कर दिया कि सीईओ और सीएफओ को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि इंटरनल कंट्रोल के लगाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए आप पर्सनली एंड क्रिमिनली लायबल हो गए भाई साहब। उसके बाद सेकंड बोलता है वेरियस टेक्निकल स्टैंडर्ड एज ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड जो आपके होते हैं या फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर अदर लोकल टेक्निकल स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है एज ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जितने भी आपके एप्लीकेबल स्टैंडर्ड होते हैं, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया या इंटरनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हो गया, सारे जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है उसको एज ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ट्रीट करना है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके बाद इंटरनल कंट्रोल में हर एक ट्रांजैक्शन पर चेक एंड बैलेंस लगाना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर एक ट्रांजैक्शन पर चेक एंड बैलेंस लगाना और डायरेक्टली स्टेक होल्डर या ओनर को रिपोर्ट करने का सिस्टम यहां पर डिफाइन हुआ होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमें बताता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल एज पर कोसो। कोसो के बारे में हम लोगों ने जो देखा था कोसो गाइडलाइंस, तो यहां पर कोसो गाइडलाइंस के बारे में जब इंटरनल कंट्रोल आता है तो फिर आपको बाबू भाई की याद आनी चाहिए। आप बाबू भाई के पास जाते हो, बाबू भाई इंटरनल कंट्रोल एज पर कोसो क्या होता है? तो वो बोलते हैं कि मेरे को एरा समझ रखा है क्या, एरा IM, ठीक है। तो बाबू भाई क्या बोलते हैं, ठीक है, परेश रावल क्या बोलते हैं, एरा IM, ठीक है। यही होता है इंटरनल कंट्रोल एज पर कोसो। ई से क्या हो गया, कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट। आर से क्या हो गया, रिस्क असेसमेंट। ए से क्या हो गया, कंट्रोल एक्टिविटीज। और आई से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और एम से मॉनिटरिंग। एरा IM आप याद रखना इंटरनल कंट्रोल एज पर कोसो को याद रखने के लिए। जब भी इंटरनल कंट्रोल आप पढ़ते हो, चाहे ऑडिट में भी क्यों ना पढ़ रहे हो, वहां पर आप कोसो का रेफरेंस ले सकते हो और एरा IM को भी एक पॉइंट बना के आप ऑडिट में भी लिख सकते हो। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में जितना क्रिटिकल और मटेरियल जो भी बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए और कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस है, जो भी आपका मटेरियल और क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस है, वो सारे के सारे जो होते हैं वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में निश्चित तौर पे होने चाहिए। मतलब उस पे इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, यहां पर कोसो क्या बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल को आपको एज ए मतलब इंटरनल कंट्रोल में आपको बराबर से रिस्क असेसमेंट करते रहना है, ठीक है। तो हर बिजनेस प्रोसेस में उसके रिस्क के हिसाब से प्रॉपर कंट्रोल लगाए होना चाहिए और प्रॉपर कंट्रोल लगाने के लिए आपको बराबर से रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके तीसरा पॉइंट हमारा आता है कंट्रोल एक्टिविटी। रिस्क को मिटिगेट करने की एक्टिविटी को कंट्रोल एक्टिविटी कहा जाता है। कंट्रोल एक्टिविटी मतलब फाइनली आपको रिस्क को मिटिगेट करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। हर एक कंट्रोल एक्टिविटी के साथ प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि जैसे ही कोई ना कोई डिफॉल्ट दिखे वैसे ही तुरंत इन्फॉर्म किया जा सके और कम्युनिकेट किया जा सके। मॉनिटर, बदलते वातावरण के साथ इंटरनल कंट्रोल को अपडेट रखने के लिए बराबर से जो है सारी चीजों को यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मॉनिटर करना पड़ेगा और सारे बिजनेस प्रोसेस को मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट इशूड बाय सेबी इन इंडिया, ठीक है। क्लॉज 49 क्या बोलता है हमारे सेबी का लिस्टिंग एग्रीमेंट के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो है वो कंप्लीट आपके सार्बिन ऑक्सिलरी एक्ट्स का कॉपी पेस्ट किया गया है, यानी कि यहां पर इंटरनल कंट्रोल और इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को मैंडेटरी किया गया है यहां पर भी, ठीक है। आपके सॉक्स की तरह यहां पर भी इंटरनल कंट्रोल और इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को मैंडेटरी किया गया है। इंटरनल कंट्रोल और ERM को मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। और सीनियर मैनेजमेंट जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। वहां पे CEO और CFO क्रिमिनली लायबल था और पर्सनली लायबल था, यहां पर सीनियर मैनेजमेंट वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो सीनियर मैनेजमेंट लोग जो होते हैं इंटरनल कंट्रोल के लिए पर्सनली और क्रिमिनली लायबल होंगे। उसके बाद फिर बोलता है एक्सटर्नल ऑडिटर सर्टिफिकेशन। यहां पर इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट से क्लॉज 49 क्या बोलता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर का यानी कि आप लोगों का सर्टिफिकेट जरूर से लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ IT इन एंटरप्राइज। IT का रोल एंटरप्राइज में क्या है, ये टॉपिक नंबर आपके 1.7 है स्टडी मटेरियल में। यानी कि यहां पर IT का रोल क्या है, तो आप जानते ही हो IT का इस्तेमाल क्या है, कहां है इंटरप्राइज में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवाने के लिए, इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल के लिए भी IT लगता है, डिसीजन मेकिंग के लिए भी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए भी IT लगता है, ठीक है। कई सारे सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सारे चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट में हमने देखा भी था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस स्ट्रेटजी एंड IT स्ट्रेटजी। यानी कि बिजनेस स्ट्रेटजी को जब हम लोग IT के साथ करते हैं तो उसको IT स्ट्रेटजी बोलते हैं। यानी कि बिजनेस स्ट्रेटजी में जहां जहां हम लोग IT का पालन करते हैं तो IT स्ट्रेटजी बोलते हैं। बोलो तो बिजनेस स्ट्रेटजी का एक पार्ट होता है IT स्ट्रेटजी। बिजनेस के लिए IT आज की डेट में एक अहम हिस्सा हो गया है, इसलिए हर बिजनेस स्ट्रेटजी में IT स्ट्रेटजी का इन्वॉल्व करना मस्ट है। अगर IT की स्ट्रेटजी यहाँ पर एक पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी की तरह की जाए, ठीक है, IT स्ट्रेटजी जो होता है एक पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी की तरह बनाई जाए, तो ओवरऑल बेसिस में हम लोग एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल ये सब लगा सकते हैं IT के रिस्पेक्ट में।
ठीक है, आईटी एक कंपलसरी सर्विस टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंटरप्राइज में आज के डेट में। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें जो हैं वो ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया होगा कि बिजनेस स्ट्रेटजी एंड आईटी स्ट्रेटजी में क्या लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल में आपके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आईटी स्टीयरिंग कमेटी के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ग्रीक वर्ड गबर, यानी कि गबर का मतलब क्या होता है, टू स्टीयर, तो स्टीयरिंग कमेटी वहीं से आया है। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के डिसीजंस होते हैं और हर एक डिसीजन में कुछ ना कुछ आईटी जो होते हैं, हर एक डिवीजन में और हर एक डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ आईटी का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। और हर एक डिवीजन में भी आप देखोगे कि आईटी पर्सनल लोग कुछ ना कुछ होते ही हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी होने के कारण सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो इफेक्टिवली मैनेज हो पाते हैं। हर एक डिवीजन के जो सीनियर पर्सनल लोग होते हैं वो लोग मिलके, खासकर उसमें जो आईटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग मिलके एक कमिटी बना लेते हैं। पूरे संस्था के जितने भी डिवीजन होते हैं उसके सीनियर पर्सनल लोग मिलके एक कमिटी बनाते हैं जो कि आईटी के मैटर में जो है डिस्कशन करेगी। आईटी के मैटर में डिस्कशन करेगी कि कहाँ आईटी लगाना है, कहाँ आईटी नहीं लगाना है, आईटी का कहाँ कहाँ हमें ज्यादा जरूरत है। ये सारी चीजें झगड़े उनके बीच में आपस में होंगे। बोलो तो आईटी स्टैंडिंग कमेटी बोलो तो एक कंक्लूड करेगी, यानी कि चीजों को इवेलुएट करेगी, डायरेक्ट करेगी और मॉनिटर करेगी और उसी हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर देगी, डायरेक्शन देगी और डायरेक्शन देने के बाद डायरेक्शन का ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा आईटी के रिस्पेक्ट में उसको मॉनिटर करेगी। तो आईटी स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा। अब जस्ट स्टडी मटेरियल से एक बार रीड कर लेना। यहाँ पर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्या क्या की फंक्शंस होते हैं, क्या क्या की फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर की फंक्शन में आपको याद रखना है आईटी स्टीयरिंग कमेटी की फंक्शन। ठीक है, यहां पर एलपीएस, आरपीएस और ऑल सिक्योरिटी रिपोर्ट टू बोर्ड। ठीक है, एल पी एस। ठीक है, यहां पर आपको आप लिख सकते हो यहां पर एल, यहां पर पी और यहां पर एस, उसके बाद आर पी और एस। ठीक है, एलपीएस आरपीएस, उसके बाद यहां पर एलपीएस आरपीएस आपने लिख लिया। उसके बाद यहां पर ऑल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट टू बोर्ड, ऑल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट टू बोर्ड। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है जब भी की फंक्शंस आते हैं आईटी स्टैंडिंग कमेटी के, तो यहां पर आपको एलपीएस, पहला 3 पॉइंट एलपीएस याद रखना चाहिए, दूसरा 3 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए आरपीएस, उसके बाद ऑल, उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद बोलता है कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट टू बोर्ड, सारे सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट को बोर्ड को रिपोर्ट करना है। तो बोलो तो लास्ट पॉइंट ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आईटी स्टीयरिंग कमेटी के की फंक्शंस को आप याद कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट हमें बोलता है कि ट्यून करना है, मतलब एल से क्या हो गया, लॉन्ग और शॉर्ट प्लान को ट्यून करना है इंटरप्राइज के गोल एंड ऑब्जेक्टिव से। लॉन्ग एंड शॉर्ट जितने भी प्लान होते हैं तो एल से हो गया लॉन्ग, एलपीएस का एल से हो गया लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट प्लान जो होते हैं उसको ट्यून रखना है आपके इंटरप्राइज के गोल एंड ऑब्जेक्टिव के साथ। यानी कि इंश्योर करना है कि लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, सभी प्लान जो है वो ट्यून रखता है इंटरप्राइज के अल्टीमेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव के साथ। और अल्टीमेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वैल्यू डिलीवर करना है स्टेक होल्डर लोगों को। दूसरा प्रायोरिटी, यानी कि एलपीएस का पी, प्रायोरिटी सेट करना है आईटी फंक्शंस में। हर डिवीजन में साइज के हिसाब से आईटी फंक्शन जो है उसमें प्रायोरिटी फिक्स करना है। हर डिवीजन में साइज के हिसाब से जो है प्रायोरिटी फिक्स करना है कि किसके लिए ज्यादा आईटी जरूरी है। उसके बाद आर की बात हम लोग, एस की बात हम लोग करते हैं। एस से बोलो तो क्या हो गया यहाँ पर स्टेज, एस से स्टेज हो गया। रिव्यू एंड अप्रूव करना है आईटी एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे, एस से स्टेज, हर स्टेज पे रिव्यू एंड अप्रूव करना है आईटी को। हर एक स्टेज पे, हर स्टेज में आईटी डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट को रिव्यू करना है और अप्रूव करना है। आईटी डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट को रिव्यू करना है और अप्रूव करना है हर एक स्टेज में। उसके बाद हम लोगों का एलपीएस खत्म हो गया। एल से हम लोगों ने देखा था कि लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान को एंटरप्राइज गोल एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ट्यून में रखना है। पी का मतलब हम लोगों ने देखा था कि हर एक डिवीजन में आईटी फंक्शन उसके साइज के हिसाब से प्रायोरिटी सेट करनी है आईटी फंक्शन के लिए। उसके बाद एस से देखा था स्टेज, यहाँ पर आईटी से रिलेटेड हर एक जगह पर, हर एक स्टेज पर आपको रिव्यू एंड अप्रूवल का मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। हर स्टेज में आईटी डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट को रिव्यू करना है और अप्रूव करना है। उसके बाद एलपीएस हमारा हो गया। अब हम लोग आरपीएस की बात करते हैं। आर से हमारा क्या हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आर से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर रिव्यू करना है आईटी प्रोजेक्ट के सारे एस्पेक्ट को आरओआई टर्म में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टर्म में, यानी कि एनालिसिस द प्रोजेक्ट इन आरओआई टर्म। आईटी के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, किसी भी आईटी प्रोजेक्ट पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद आरओआई टर्म में उसको अप्रूव करना है कि भैया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद आरओआई टर्म में हम लोगों को, यानी कि कितना हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लगाया और कितना रिटर्न आ रहा है आईटी की वजह से, उसको एनालिसिस करना है। तो आरपीएस का आर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद पी मतलब परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू, पी मतलब परफॉर्मेंस रिव्यू, स्टेटस इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान का, बजट का और आईटी के हर एक एरिया में परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है। ठीक है, हर एक एरिया में आईटी के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है, रिव्यू स्टेटस ऑफ आईटी परफॉर्मेंस। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पी से परफॉर्मेंस देख लिया। अब एस की बात करते हैं
यहाँ पर एस की बात हम लोग करते हैं तो एस हमारा क्या बोलता है कि सारे स्टैंडर्ड, पॉलिसी और प्रोसीजर को रिव्यू करना है इन रिस्पेक्ट टू आईटी, रिव्यू करना है, ठीक है। सारे स्टैंडर्ड, पॉलिसी एंड प्रोसीजर को रिव्यू करना है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड, पॉलिसी और प्रोसीजर को रिव्यू करना है और अप्रूव करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑल। यहाँ पर 7वां नंबर पॉइंट हमें क्या बोलता है, ऑल। तो जितने भी डिसीजन होते हैं, ऑल डिसीजन जो होते हैं, जो की एस्पेक्ट पर होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आईटी के डिप्लॉयमेंट और इंप्लीमेंटेशन के सारे की एस्पेक्ट पर डिसीजन देना पड़ेगा, ठीक है। आईटी के डिप्लॉयमेंट, ऑल की एस्पेक्ट, ठीक है, ऑल की एस्पेक्ट पर आईटी के डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है डिसीजन आपको देखना पड़ेगा। यानी कि स्टीयरिंग कमेटी को ये काम करना पड़ेगा कि जितने भी आईटी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, ठीक है, सारे एरिया के ऑल, तो ऑल हो गया यहाँ पर। फिर हम लोग आईटी सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ पर इनका फंक्शन एक ये भी है स्टीयरिंग कमेटी का कि यहाँ पर आईटी स्टीयरिंग कमेटी को फैसिलिटी देनी होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी की, यानी कि पूरा सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद जितने भी आईटी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं डिपार्टमेंट में या डिपार्टमेंट के बीच में आपस में या फिर हेड ऑफिस के साथ, उसको सुलझाना भी है इसी आईटी स्टीयरिंग कमेटी को। आईटी डेवलपमेंट में आने वाले जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको दूर करना है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना है आईटी के बीच में और यूजर्स के बीच में। यूजर और जो डिपार्टमेंट होते हैं आईटी डिपार्टमेंट, उसके कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी ही काम करेगी। उसके बाद कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग टू बोर्ड इन रिस्पेक्ट टू आईटी। आईटी के रिस्पेक्ट में ये बोर्ड लोग जो होता है वो कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग करते रहेगी। तो आईटी स्टीयरिंग कमेटी के बारे में हम लोगों ने जाना कि पहला हम लोगों ने देखा LPS, LP और S। तो एल से देखा था कि लॉन्ग रन प्लान या फिर शॉर्ट रन प्लान को आपको ट्यून बनाकर रखना है एंटरप्राइज के गोल एंड ऑब्जेक्टिव से। पी से देखा हम लोगों ने कि हर एक डिवीजन में आईटी फंक्शन से रिलेटेड प्रायोरिटी सेट करनी है। और उसके बाद एस से हम लोगों ने देखा कि हर एक स्टेज पर आईटी डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट को रिव्यू एंड अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा आरपीएस। आर से क्या हो गया, आरओआई टर्म, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टर्म में आपको आईटी के बेनिफिट को मेजर करना है। उसके बाद पी से स्टेटस को रिव्यू करते रहना है बराबर, और परफॉर्मेंस को आईटी से क्या परफॉर्मेंस है और कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात को देखना है। ऐसे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का स्टैंडर्ड, पॉलिसी और प्रैक्टिस जो होता है आईटी के रिस्पेक्ट में, उसको रिव्यू करना है। उसके हम लोगों ने देखा कि ऑल का मतलब हम लोगों ने देखा कि सारे की एरिया का जो हम लोगों का आईटी डिसीजन से रिलेटेड मैटर है वो हैंडल करने वाला कौन है, स्टीयरिंग कमेटी ही है। आईटी सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी को ध्यान देना है किसको, यहाँ पर आईटी से रिलेटेड सिक्योरिटी को स्टीयरिंग कमेटी को ही ध्यान देना है। सारे डिवीजन में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आईटी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट होगा, चाहे वो किसी के बीच में हो, डिपार्टमेंट के बीच में और यूजर के बीच में क्यों ना हो, या फिर आपस में डिपार्टमेंट के बीच में क्यों ना हो, या हेड ऑफिस के साथ क्यों ना हो, यहाँ पर आईटी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का काम आईटी स्टीयरिंग कमेटी ही करेगी और लगातार रिपोर्टिंग करती रहेगी आईटी स्टेटस को यहाँ पर बोर्ड को लगातार, क्योंकि ये बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है ये कमेटी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगातार रिपोर्टिंग करते रहेगी। इस तरह से हम लोगों ने आईटी स्टीयरिंग कमेटी के बारे में जाना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आईटी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के बारे में। यहाँ पर आईटी स्ट्रैटेजी प्लान में जो होता है 3 लेवल पर मैनेजमेंट एक्टिविटीज की जाती है। आईटी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में हम लोग देखेंगे आईटी स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड आईटी स्ट्रैटेजी, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था। यहाँ पर आईटी स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके बारे में कैसे कैसे प्लानिंग करी जाएगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी किया जाता है किसी भी एंटरप्राइज में। आईटी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड 3 लेवल ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी किया जाता है। 3 लेवल पर मैनेजरियल एक्टिविटी किया जाता है आईटी से रिलेटेड। पहला बोलता है कि आईटी प्रोसेस प्लानिंग, आईटी के प्रोसेस का प्लान यानी कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो कि टॉप मैनेजमेंट करता है। दूसरा मिडिल मैनेजमेंट करता है, लेवल 2 जो होता है यहाँ पर प्लानिंग ऑफ कंट्रोल में लेवल 2 आईटी मैनेजरियल कंट्रोल, और लेवल 3 में ऑपरेशनल कंट्रोल, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट करता है ये काम। तो आईटी मैनेजरियल कंट्रोल लेवल 2 में किया जाता है। कंट्रोल, ये पहला पॉइंट क्या है आपका, प्रोसेस है, और दूसरा पॉइंट क्या है, कंट्रोल है। प्रोसेस और कंट्रोल, इसमें हम लोगों ने देखा कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने देखा यहाँ पर प्रोसेस का प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस का प्लानिंग किया जाता है और इन दोनों में मिडिल लेवल पे और ऑपरेशनल लेवल में कंट्रोल का प्लानिंग किया जाता है। यहाँ पर क्या बोलता है कि स्ट्रैटेजिक हमेशा क्या करता है कि कैसे कैसे आईटी से बिजनेस प्रोसेस किया जाएगा, ये स्ट्रैटेजिक का डिसीजन लेने का काम है। लेकिन जब एक बार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया, उसके हिसाब से मैनेजमेंट लेवल वाले जो होते हैं उसको इंप्लीमेंट करेंगे और प्रॉपर कंट्रोल लगाएंगे, और ऑपरेशनल लेवल को दिक्कतें ना आए इसकी वजह से ऑपरेशनल लेवल कंट्रोल लगाना काफी जरूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और दूसरा मैनेजर कंट्रोल और तीसरा ऑपरेशनल कंट्रोल के बारे में हमें बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा स्टेज 1 क्या होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में हमें स्टेज 1 बताता है आईटी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। इस टर्म को हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या आता है हमारा स्टेज 1 स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या बोलता है। ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में आईटी के आने के बाद कोई भी चेंज आया तो क्या क्या और आईटी के रिसोर्सेस लगेंगे और क्या रिसोर्सेस कैसे कैसे अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सारे जो होते हैं प्रोसेस जो होते हैं
स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में कवर होंगे। लेवल 2 बोलता है आईटी मैनेजरल कंट्रोल के बारे में। आईटी मैनेजरल कंट्रोल में बोलता है कि बिजनेस के करंट ऑब्जेक्टिव, वर्तमान में जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड टारगेट, आईटी को लगा लेने के बाद, अच्छा कर लेने के बाद जो एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों का मैनेजरल कंट्रोल जो होता है ऐसा प्रोसेस बताता है कि खुद इंश्योर करते रहता है कि आईटी रिसोर्सेज जो होता है वो इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। मिडिल लेवल जो होता है ऐसा कंट्रोल लगाता है कि आईटी रिसोर्सेज और आईटी सर्विसेज का इफेक्टिवली इस्तेमाल होते रहे। ऑपरेशनल कंट्रोल क्या बोलता है, स्पेसिफिक टास्क की एक्टिविटी को आईटी से इफेक्टिवली कैरी करने के लिए इस लेवल पर कंट्रोल लगाया जाता है कि आईटी से आप जो है नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्टिवली कैरी कर पाओ। तो इस तरह से आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है? इस प्लानिंग में हम लोग जितने भी आईटी से रिलेटेड आईटी स्ट्रेटजी में हम लोगों ने जो भी प्लान बनाए थे जो कि ट्यून होना चाहिए, हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस प्रोसेस के साथ, उसमें जो लॉन्ग रन प्लान होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए शॉर्ट रन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्लानिंग प्रोसेस में लॉन्ग रेंज प्लान को शॉर्ट रेंज प्लान में कन्वर्ट करके तब इंप्लीमेंट करना होता है। अगर कोई भी चेंज आया, एनी चेंज इन द प्लान, आपके जो है प्लान में आईटी स्ट्रेटेजिक प्लान में कोई भी चेंज आया तो स्टेक होल्डर लोगों को कम्युनिकेट करना काफी जरूरी है। मैनेजमेंट वाले बिना स्टेक होल्डर लोगों को कम्युनिकेट किए हुए कोई भी अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, खुद का माथापच्ची करके। अब लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी स्ट्रेटजी। अब तक हम लोगों ने आईटी स्ट्रेटजी प्लानिंग के बारे में देखा। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि दो बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। आईटी स्ट्रेटजी के दो बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला देखते हैं कि रिव्यू करना है जो एक्सपेक्टेशन है आईटी के साथ। मतलब क्या कि बिजनेस के आप करंटली बिजनेस में जो आपका टारगेट है और आईटी लगाने के बाद जो आप उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, टारगेट बिजनेस कैसे कैसे आपका बढ़ेगा, इस गैप को आपका आईटी कैसे फुलफिल करेगा, यानी कि आपके बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेगा, बिजनेस कैसे बढ़ाएगा आईटी, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपका उद्देश्य है, यानी कि एक्सपेक्टेशन को रिव्यू करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आईटी स्ट्रेटजी हमें एक्सपेक्टेशन को रिव्यू करके देता है। उसके बाद बोलता है कि बिजनेस स्ट्रेटजी और आईटी स्ट्रेटजी का अलाइनमेंट बनाए रखना, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है आईटी स्ट्रेटजी का कि भाई बिजनेस और आईटी जो होती है वो हमेशा और हमेशा अलाइन बनी रहे। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या बोलता है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस हम लोगों ने देखा और उससे पहले हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टर्म देखा हुआ था। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद हम लोगों ने 3 लेवल पर जो मैनेजरल एक्टिविटी की जाती है आईटी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने चर्चा क्या करी थी? पहला टर्म हम लोगों ने देखा था आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, तो आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और दूसरा हम लोगों ने आईटी मैनेजमेंट कंट्रोल और आईटी ऑपरेशनल कंट्रोल देखा था। तो यही वाला पार्ट है हमारा आईटी स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में। आईटी स्ट्रेटेजिक प्लान को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी स्ट्रेटेजी देखने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो यहाँ पर बोलता है कि 3 तरह से आप बांट सकते हो। इंटरप्राइज सड़ा, ठीक है, इंटरप्राइज सड़ गया, आपका इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो सड़ गया, इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। SRA, यानी कि इसको आप इसरा भी बोल सकते हो, ई से इंटरप्राइज। तो इंटरप्राइज स्ट्रेटेजी प्लान क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? पहले इंटरप्राइज स्ट्रेटेजी प्लान, उसके बाद बाकी जितने भी उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड लगा हुआ है, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान, ये इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है, ये इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान और इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान। इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान, इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान। तो 3 पार्ट इसमें हम लोगों को पढ़ना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड में स्ट्रेटजी, रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिक्वायरमेंट में क्या क्या जरूरतें लगेगी इंफॉर्मेशन सिस्टम को लगाने के लिए, ये भी यहीं पे कवर किया जाता है, और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, एप्लीकेशन और फैसिलिटी क्या क्या होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को लगाने के लिए, और स्ट्रेटेजिक प्लान तो हमें यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होती है। सबसे पहले हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब के बारे में हम लोगों ने देखा। इंटरप्राइज लेवल पर इसरा वगैरह सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में। इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? तो इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान, तो जैसा कि बोलते हैं कि इंटरप्राइज के लिए प्लान बनाते हैं हम लोग। कौन सा प्लान बनाते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान कौन बनाता है? हमेशा सीनियर पर्सन बनाता है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट बनाता है। तो टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल कैरेक्टर को बनाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम को फंक्शन, इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो फंक्शन है वो ठीक ढंग से ऑपरेट हो पाए, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक ढंग से ऑपरेट हो पाए। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट चैप्टर नंबर 2 में हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलो तो इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग करना, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग लेना, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर प्रॉपर कंट्रोल लगाना,
ताकि जो है कोई रिस्क न रहे। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में ही कवर हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड जो है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है। तो इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान में जो आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के ओवरऑल कैरेक्टर को बताता है, ठीक है, ये टॉप मैनेजमेंट जो है ये ओवरऑल कैरेक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि क्या होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम का कैरेक्टर, मतलब कि इंटरनल लेवल पे क्या होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सटर्नल लेवल पे क्या होगा, कौन कौन से डिवीजन को कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे और जो है बाहर वालों को कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की प्लानिंग इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोगों ने इंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान देख लिया। अब आईएएस के बारे में 3 प्लान हम लोग को देखना था, SRA। तो एस का हम लोग एस देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले सड़ा का एस देखते हैं, सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान। सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान क्या बोलता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन विशेष रूप से पूछा जा सकता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान में, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान में कि क्या क्या इनेबलर्स होते हैं उसके बारे में बताना है, क्या क्या की इनेबलर्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान के। तो आप सोचते रह जाओगे कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से दिया, इसलिए बारीकी से जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। टोटल 8 इनेबलर होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान के, टोटल 8 इनेबलर बताए गए हैं। कौन कौन से इनेबलर होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान के, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी बता देना चाहूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लगाने से क्या क्या अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी बिजनेस में, क्या क्या फायदा होगा बिजनेस को, इस बात का असेसमेंट करते हैं और अकॉर्डिंगली उसका स्ट्रेटेजिक प्लान बना लेते हैं। मतलब क्या कि आईटी अपॉर्चुनिटी और बिजनेस रिक्वायरमेंट को बैलेंस बनाकर चलने का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान। जो आपके यहाँ पर जो आईटी से अपॉर्चुनिटी होती है, जो फायदे हो सकते हैं आईटी से, और आईटी के फायदे हमेशा बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने चाहिए और आपके स्टेटस, आपके औकात के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना है। इन सब के लिए जो प्लानिंग होता है आईटी से, जो आप इंफॉर्मेशन का प्रोसेस, रिपोर्टिंग या फिर डिसीजन मेकिंग लोगे, तो उस सिचुएशन में आपका जो प्लान किया जाता है उसको स्ट्रेटेजिक प्लान, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान के टोटल 8 इनेबलर है। ये 8 इनेबलर पूछा जा सकता है आपसे। इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान के 8 इनेबलर कौन कौन से हैं, बार बार रिवाइज करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है इस चैप्टर को याद करने का। सबसे पहला बोलता है कि बिजनेस स्ट्रेटजी, सबसे पहला बोलता है बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है, इंटरप्राइज की बिजनेस स्ट्रेटजी कैसी हो, जो इंटरप्राइज स्ट्रेटजिक प्लान के हिसाब से आपको पता चलता है। यानी कि पिछला हम लोगों ने देखा था इंटरप्राइज स्ट्रेटजिक प्लान, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए आपका पहला इनेबलर है कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी कैसी है, यानी कि आपका बिजनेस स्ट्रेटजिक प्लान कैसा है, ये वाला प्लान आपने कैसा बनाया है उस पर डिपेंड करता है। ये पहला इनेबलर है, ये पहला इनेबल करने वाला है आईएएस स्ट्रेटजिक प्लान के लिए, बेसिक है वो। दूसरा बोलता है कि आईटी सपोर्ट, डिफाइन करना है कि कैसे आईटी सपोर्ट करता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने में। ये स्ट्रेटेजिक प्लान में ही आपको डिफाइन करना है कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपको सपोर्ट करेगा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगेंगे और आपका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल क्या क्या है, मतलब क्या क्या आपको और भी खरीदना होगा। तो हमारा करंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कैसा होगा, इस बात की इन्वेंट्री बनानी है, यानी कि इस बात का लिस्ट बनाना है कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, इस बात को एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा। सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान में ही आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने के लिए मार्केट में कैसी टेक्नोलॉजी चल रही है इस बात को मॉनिटर करना है। फिर फिजिबिलिटी करना है, फिजिबिलिटी स्टडी करना है कि आपका आईएएस स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से नया आईएएस स्ट्रेटजी लगाना उचित है कि नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी करना है और साथ में रियलिटी चेक करना है ताकि प्लान जो है वो वाइबल ओवर द टाइम रहे। ऐसा ना हो कि बदलते वातावरण के साथ हमारा जो है ये प्लान भी जो है अपडेट करना मुश्किल हो जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसा, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने देख ही लिया, एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी देखना है कि बिजनेस प्रोसेस का अस्तित्व क्या है, अभी कैसा सिस्टम से आप बिजनेस प्रोसेस अभी करवा रहे हो और आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या मॉडिफिकेशन की उसमें आवश्यकता है। पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइज, रिस्क, मार्केट और क्वालिटी के हिसाब से इंटरप्राइज किस पोजीशन पे है ताकि आपको जायजा लग सके कि ये प्लान बनाकर किस पोजीशन पे आपको जाना है। उसके बाद बात यहाँ पर 8वां नंबर पॉइंट बोलता है डिफाइन द नीड फॉर सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर की आवश्यकता क्यों होती है इसको डिफाइन करना है। स्ट्रेटेजिक बोलो तो सीनियर मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान में ही सीनियर मैनेजमेंट की आवश्यकता को डिफाइन किया जाएगा। खरीदने के लिए चीजों को आपको खरीदना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो खरीदना है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ खरीदना है, बाई करने के लिए, मार्केट के लिए और क्वालिटी, इन सब बात का हिसाब किताब रखने के लिए हम लोगों को जो क्रिटिकल रिव्यू करके देगा वो सीनियर मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो सीनियर मैनेजमेंट को हम लोगों को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान के क्या क्या इनेबलर होते हैं, थोड़ा अजीब आपको पढ़ने में लग रहा होगा लेकिन यही आपकी स्टडी मैटर में लिखा हुआ है। पहला
इनेबलर है आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी कैसी है, बिजनेस स्ट्रेटजी प्लान कैसा है आपका। दूसरा कि डिफाइन करना है आपको आईटी सपोर्ट क्या क्या लगेगा आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने में। तीसरा आपका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के हिसाब से आपको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और लगाने होंगे, मार्केट में क्या टर्म चल रहा है इस बात का एनालिसिस करना पड़ेगा, फिजिबल होगा कि नहीं आपको नया इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगाना, इस बात पर फिजिबिलिटी एनालिसिस करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सिस्टम का, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम का असेसमेंट करना पड़ेगा, क्या आपका रिस्क मार्केट और क्वालिटी के हिसाब से आपके एंटरप्राइज का पोजीशन है, अगर पोजीशन आपका अच्छा है तो क्यों आप बेकार में इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने के लिए जाओगे, स्ट्रैटेजिक प्लान बनाओगे आप इसके चक्कर में। उसके बाद बोलता है कि डिफाइन नीड फॉर सीनियर मैनेजर, आखिर पैसा कौन खर्चा करेगा, सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तो पैसा तो वही देगा ना आखिर, तो बिजनेस करने में सपोर्ट के लिए जो उनका कमिटमेंट लेना है तो इसलिए उसके नीड को डिफाइन करना बहुत जरूरी फैक्टर हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान, इंफॉर्मेशन सिस्टम को लगाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगे उसके प्लान के बारे में हम लोग बात करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट में आपने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, वहां पे आप लोगों ने देखा था मॉडल बेस, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मॉडल लगेगा, वहां पे आपने देखा था कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के, तो एक आपने जो है डाटा डिक्शनरी देखा था, ठीक है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम देखा था। तो इसी तरह यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बोलता है। अपॉर्चुनिटी जो आपके आईटी से लगाने से इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने से जो अपॉर्चुनिटी होगी, अपॉर्चुनिटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेनिफिट को स्ट्रैटेजिक प्लान में रिव्यू करना किया जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको आमतौर पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा होगा, कैसा इंफॉर्मेशन आपको जरूरत पड़ता है, इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे, इन सब का प्लान बनाना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान के टोटल 5 इनेबलर होते हैं। पहला इनेबलर होता है यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेटेड डाटा एंड रिपोजिटरी सिस्टम, यानी कि आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ऑटोमेटेड डाटा एंड रिपोजिटरी सिस्टम आपके पास होना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट है, इसी में आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टोर करोगे, ठीक है। उसके बाद जब भी डीबी में एमएस की बात आती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात आती है, तो सिंटेक्स रूल की बात आती है। डाटा को आपको डाटा डिक्शनरी में रखना है या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रखना है तो उसके लिए कुछ ग्रामेटिकल रूल फॉलो किए जाते हैं जिसको आप सिंटेक्स रूल बोलते हो। तो दूसरा रिक्वायरमेंट है कि प्री डिफाइंड डाटा सिंटेक्स रूल होना चाहिए। तीसरा डाटा ओनरशिप एंड क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, सबकी ओनरशिप बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाटा ओनरशिप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो हर एक टाइप के डाटा की क्रिटिकलिटी और सिक्योरिटी के हिसाब से, ठीक है। प्रॉपर्ली क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है, ठीक है। क्रिटिकलिटी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से आप डाटा को कई पार्ट में बांटते हो, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, ये सारी चीजें आप डाटा को बांटते हो जो कि चैप्टर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन मॉडल, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर बिजनेस मॉडल जो होता है वो जरूरी होता है और बिजनेस मॉडल के लिए आपको इंफॉर्मेशन मॉडल की आवश्यकता होती है। कैसे कैसे आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, इन सब चीजों के इंफॉर्मेशन मॉडल होता है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड, जो भी आपका आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड होगा तो उसकी वो पूरा का पूरा जो होता है रिक्वायरमेंट प्लान में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेटेड डाटा एंड रिपोजिटरी सिस्टम, प्री डिफाइंड डाटा सिंटेक्स रूल, डाटा ओनरशिप एंड क्लासिफिकेशन, सिक्योरिटी और क्रिटिकलिटी के हिसाब से इंफॉर्मेशन मॉडल, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड, ये सब आपके रिक्वायरमेंट प्लान में कवर हो जाएंगे, ये सब आपके रिक्वायरमेंट प्लान में कवर हो जाएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम का आईएस हो गया, हमारा एसआरई का एसआर हो गया। अब हम एक ही बात करते हैं, एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी की बात करते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन लगेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने में। उसके लिए हम लोगों को प्लान बनाना पड़ेगा, क्या क्या एप्लीकेशन और क्या क्या फैसिलिटी लगेगी हम लोगों को उसका प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्किटेक्चर का पता लगाने के बाद आर्किटेक्चर पर लगाने वाले प्लेटफॉर्म यानी कि एप्लीकेशन और फैसिलिटी का प्लान बनाना होगा। इस प्लान में 4 बातें इंक्लूड होती है, इसमें इनेबलर नहीं बोला गया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान में क्या क्या इंक्लूड होगा ये बातें बताता है। तो पहला कि स्पेशल एप्लीकेशन क्या लगेगा, यानी कि स्पेशल सॉफ्टवेयर आपका क्या लगेगा, क्या कोई स्पेशल एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा, अगर हाँ तो कितने टाइम में आपका जो है स्पेशल एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा, इस बात का जायजा लेना है। दूसरा एप्लीकेशन तो आपका हो गया, अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कब खरीदोगे, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने के लिए उसका एक्विजिशन और डेवलपमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, या खरीदोगे या डेवलप करोगे उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर तो डेवलप भी होता है और हार्डवेयर के लिए केवल एक्विजिशन होता है, इसीलिए यहाँ पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्विजिशन और डेवलपमेंट शेड्यूल के बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या क्या अदर फैसिलिटी चाहिए होंगी, और भी यहाँ पर प्लान को एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या अदर फैसिलिटी चाहिए होंगी। क्यों ऑर्गेनाइजेशन में चेंज
मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या क्या चेंज लाना पड़ेगा, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको क्या क्या बदलाव लाने पड़ेंगे, इन सब चीज़ों का प्लान बनाता है। टू इम्प्लीमेंट आईटी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ फैक्टर को ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशल एप्लीकेशन क्या क्या लगेगा, ठीक है। अगर आपको लगेगा स्पेशल एप्लीकेशन तो यहाँ पर कितने टाइम में वो अवेलेबल हो पाएगा स्पेशल एप्लीकेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की एक्विजिशन या डेवलपमेंट शेड्यूल क्या होगी, अदर फैसिलिटी क्या क्या लगेगा, और ऑर्गेनाइजेशन में आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव की जरूरत है इंफॉर्मेशन सिस्टम को लगाने के लिए। तो इतनी सारी बातों को हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान में कवर किया।